एवरीबडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता आपको यूरोप के इतिहास के बारे में बता रही थी, अपने थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उपनिवेशवाद का विकास। लेक्चर या वीडियो 13 में मैंने आपको उपनिवेशवाद के बारे में बतला दिया था कि साम्राज्यवाद क्या था, उपनिवेशवाद क्या था, औपनिवेशिक उदासीनता का युग क्या था, नवीन साम्राज्यवाद क्या था, और 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास कैसे हुआ, और 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा क्या थी। आज इस वीडियो में मैं आपको नवीन साम्राज्यवाद के उदय के कारण बताऊंगी। पहला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आर्थिक कारण, और दूसरे कारणों में हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आर्थिक कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक कारण में भी कई कारण हैं, जैसे अतिरिक्त पूंजी, कच्चे माल की आवश्यकता, अतिरिक्त उत्पादन, यातायात व संचार के साधनों का विकास, जनसंख्या का दबाव इत्यादि। हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। अतिरिक्त पूंजी। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देशों में धन का संचय आरंभ हुआ। इससे पूंजीपतियों के पास अतिरिक्त पूंजी जमा होने लगी। यूरोप के देशों में इस पूंजी को खपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर ब्याज की दरें कम थी। इसलिए नवीन साम्राज्यवाद का उदय हुआ। जो यूरोप के देश थे वो नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज करके, समुद्री और जल मार्गों की खोज करके वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे, उनको अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास करने लगे। द्वितीय कारण अपना कच्चे माल की आवश्यकता थी। औद्योगिक क्रांति के कारण लोहा, कोयला, रबर, टिन, कपास, तेल, वनस्पति आदि कई प्रकार के कच्चे माल की मांग बढ़ती जा रही थी। इनकी पूर्ति उपनिवेशों से की जा सकती थी। अतः उद्योग प्रधान देश ऐसे उपनिवेशों पर अधिकार करने का प्रयत्न करते थे जहां से उन्हें अधिक मात्रा में कच्चा माल मिल सके। उद्योगों के विकास के कारण अन्न के उत्पादन में कमी आ गई थी। इसकी भी पूर्ति उपनिवेशों से की जा सकती थी। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं कि भारत को अंग्रेजों ने किस प्रकार अपना उपनिवेश बनाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए। यहाँ धीरे धीरे उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और यहाँ कुछ बस्तियाँ बसाना शुरू किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ के व्यापार पर अधिकार प्रारंभ करना था। धीरे धीरे अपनी नीतियों के फलस्वरूप उन्होंने भारत को इंग्लैंड के उपनिवेशवाद में परिवर्तित कर दिया, और बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार भी स्थापित करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त उत्पादन। मध्य युग में एक देश का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था तथा उसकी खपत उसी देश में हो जाती थी। उस समय दूसरे देशों में माल भेजने के लिए यातायात के साधन भी विकसित नहीं थे। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड और अन्य देशों में कुछ वस्तुओं के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि समस्त उत्पादन को देश में खपाया नहीं जा सकता था। अतः इस अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों में बेचने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। यूरोप के देशों द्वारा संरक्षणवादी नीति का पालन करने के कारण यह माल वहाँ पर खपाया नहीं जा सकता था। अतः नए बाजारों की आवश्यकता पड़ी और उपनिवेशों में यह माल खपाया गया। यहाँ पर भी हम आपको भारत का उदाहरण दे सकते हैं कि इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी और अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो ये थी कि वो भारत से कच्चा माल प्राप्त करते थे किसी भी माध्यम से, और वहाँ से बनी हुई वस्तुओं को ला कर के उच्च दामों में भारत पर बेचते थे, और जो उसका प्रॉफिट था वो इंग्लैंड चला जाता था। नेक्स्ट है
यातायात व संचार के साधनों का विकास। भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज़ों को बनने के कारण यूरोप के व्यापारियों के लिए दूर दूर के देशों में माल भेजना पहले की अपेक्षा सुगम हो गया था। रेलवे, तार, डाक आदि के आविष्कार ने इसमें काफ़ी योगदान दिया था। इससे भी उपनिवेशवाद की नई प्रवृत्ति में योगदान मिला। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में इन सारी व्यवस्थाओं को लागू किया। उन्होंने यहाँ रेलवे बनाई, डाक तार व्यवस्था को चालू किया ताकि वे लोग भारत के दूरस्थ प्रदेशों में जा सकें और वहाँ अपने कच्चे माल ले सकें वहाँ से, और वहीं से वो अपना बनाया हुआ माल बेच सकें। जनसंख्या का दबाव अन्य कारण था। 18वीं शताब्दी से यूरोप की आबादी बढ़ने लगी। 19वीं शताब्दी में इसका बहुत तेज़ी से विकास होता है। कई देशों की आबादी तेज़ी से बढ़ी थी। इस बढ़ती हुई आबादी को रोजगार देने तथा बसाने की समस्या को सुलझाने का एक उपाय बहुत से लोगों को उपनिवेशों में बसाने का था। इस आधार पर भी एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में उपनिवेश बनाए गए या बसाए गए। नेक्स्ट हमारा जो प्रमुख कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में हम सबसे पहले लेखकों और विचारकों का योगदान के बारे में डिस्कस करेंगे। उपनिवेशवाद, जिसने अब तक नवीन साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था, का विकास किसी भी देश की आर्थिक आवश्यकताओं के साथ वहाँ की राजनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस कार्य में कुछ लेखकों, विचारकों और राजनीतिज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूरोप के पश्चिमी देशों में इस प्रकार के व्यक्तियों के विचारों के कारण भी उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साम्राज्य के निहित स्वार्थ। आमतौर पर यूरोपीय देशों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जिन्होंने अपने स्वार्थ की भावना के लिए साम्राज्यवाद का समर्थन किया। इनमें व्यापारी, व्यवसायी, शस्त्र और गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां, जहाज बनाने की कंपनियां, बैंकों और सेना के अधिकारी इत्यादि सम्मिलित थे। व्यापारी और व्यवसायी वर्ग ने अपने लाभ के लिए सरकार पर दबाव डाला कि वह उपनिवेश स्थापित करे। अस्त्र शस्त्र आदि निर्माण करने वाले व्यवसायी अपना उत्पादित माल बेचने के लिए इस कार्य में रुचि रखते थे। बड़ी बड़ी जहाज कंपनियों को समुद्र तट पर अनेक स्थानों से कोयला लाने या तूफान से बचने के लिए सुरक्षित बंदरगाहों की भी आवश्यकता होती थी। अतः वे अपनी सरकार पर इसके लिए दबाव डालते थे। कंपनियों के शेयर खरीदने और व्यापारियों को ऋण देने वाले बैंक भी उपनिवेशों की स्थापना का समर्थन करते थे। सेना के अधिकारी भी इस नीति के पोषक थे, क्योंकि उन्हें उपनिवेशों में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था तथा युद्ध की स्थिति में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का काफ़ी अच्छा अवसर प्राप्त होता था। नेक्स्ट है ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान। यूरोप के अनेक पादरी विदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार करने गए। मध्यकालीन युग के अंत के भौगोलिक अनुसंधानों में उन्होंने अपना सहयोग दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। डेविड लिविंगस्टोन ने अफ्रीका में जम्बेसी तथा कांगो की खोज के बाद यह कहा कि अफ्रीका की भूमि इंग्लैंड के व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी उपयुक्त है। फ्रांस के कार्डिनल लेवी ने अल्जीरिया में अफ्रीका के धर्म प्रचारकों की समिति गठित की थी तथा उसके माध्यम से ट्यूनिस में धार्मिक प्रचार किया था। इससे फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने में मदद मिली थी। साम्राज्यवादी देशों का प्रचार कैसे हुआ? इंग्लैंड के निवासियों ने उपनिवेशों की स्थापना को मानव कल्याण का कार्य बताया। उन्होंने इस कार्य को श्वेत लोगों का बोझ बताया।
उनके अनुसार सभ्य व सुविकसित यूरोपियों को पिछड़े हुए देशों के लोगों को प्रगतिशील, सभ्य और ज्ञानवान बनाना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। फ्रांस ने भी अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को सभ्यता के प्रसार का कार्य बताया था। इटली ने इसे पुनीत भार घोषित कर दिया था। नवीन साम्राज्यवाद की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति राष्ट्रीयता थी। इससे प्रेरित होकर यूरोप के विभिन्न राज्य विश्व के भिन्न भिन्न देशों में अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल आदि देशों के निवासियों ने राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित हो अपने देशों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का समर्थन किया था। अनेक राष्ट्र शक्ति का आधार साम्राज्य विस्तार को समझने लगे थे। शूमेन के अनुसार शक्ति और विजय प्राप्ति की लालसा के कारण ही आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। इसे उन देशों ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन साम्राज्यवाद के उदय में आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारण महत्वपूर्ण थे। आर्थिक कारणों में हमने अतिरिक्त पूंजी, कच्चे माल की आवश्यकता, अतिरिक्त उत्पादन, यातायात व संचार के साधनों का विकास, जनसंख्या का दबाव इत्यादि कारणों की विवेचना की है। और राजनीतिक कारणों में हमने लेखकों और विचारकों का योगदान, साम्राज्य के निहित स्वार्थ, ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, साम्राज्यवादी देशों का प्रचार और राष्ट्रीयता जैसे प्रमुख पॉइंट्स को लेकर के उन पर डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच।